गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान भाग 8 लेकर आए हैं। इस भाग में हम अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारतीय वनों की विशेषताएं तथा भारत में वनों के ह्रास के कारण तथा वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं का अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी भारत में जो वन हैं वो सभी जगह एक समान रूप से फैले हुए नहीं हैं। भारतीय वन का विस्तार कहीं बहुत अधिक घने वन हैं तो कहीं विरल वन हैं, तो किसी किसी स्थान पर एक भी वृक्ष नहीं है। ये असमानता भारतीय वनों में दिखाई देता है। भारतीय वनों के असमान वितरण के प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। उनमें पहला है उच्चावचीय दशाएं। उच्चावचीय दशाएं मतलब उच्चावच मतलब ऊंचा और नीचा। भारत का जो भूभाग है सभी जगह एक समान समतल नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं समतल मैदान हैं तो कहीं पठार हैं तो कहीं रेगिस्तान हैं तो कहीं समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, कहीं द्वीप समूह हैं। इसलिए इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार है और अलग अलग मात्रा में भारतीय वनों का फैलाव भी है। जैसे उच्चावचीय दशाएं, जैसे भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वत पर सबसे ऊपरी भाग पर हिम आच्छादन रहता है, अर्थात ऊंची जो चोटियां हैं वो बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं। इस कारण वहाँ वनों का विस्तार नहीं हो पाया है। यानी वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं हो पाती क्योंकि तापमान हमेशा वहाँ 0 डिग्री के नीचे रहता है, जो वनस्पतियों के विकास के लिए विकास में बाधा डालती है। क्योंकि भाई वनस्पतियों के विकास के लिए तापमान और वर्षा और मिट्टी इन तीनों का होना जरूरी है। तापमान, जलवायु, मिट्टी, इन तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों में से किसी एक के अभाव में वनस्पतियों का विकास संभव नहीं है। उस हिमालय के हिमाच्छादित भाग से नीचे उतरने पर, थोड़े नीचे जब आते हैं तो वनस्पतियों का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। उसके निचले भागों में चीड़, देवदार आदि बर्फीले वृक्ष दिखाई देते हैं। उससे नीचे आते हैं, शिवालिक श्रेणी के नीचे जब आते हैं तो कुछ पर्णपाती वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से दक्षिण का जो पठारी भाग है वहां पर भी विरल वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। साथ ही पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण वहां पर घने और सघन वृक्ष दिखाई देते हैं। साथ ही राजस्थान में शुष्क और मरुस्थली भूमि होने के कारण वहाँ वनस्पतियों का विस्तार बहुत कम है, केवल झाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं।
इस तरह से हम देखते हैं उच्चावचीय दशाएं भारतीय वनों को प्रभावित करती है। दूसरा आता है मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है मानसूनी है। एक निश्चित मौसम में भारत में वर्षा होता है। मानसूनी जलवायु होने के कारण भारत में वर्षा की मात्रा, समय, ये सब अनिश्चित होता है। कभी वर्षा बहुत अधिक हो जाता है, कभी वर्षा नहीं होता है, सूखा हो जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा होता है, अल्प वर्षा होता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ सघन वृक्ष पाए जाते हैं, घने वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर जो पवनामुखी ढाल है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और पवनामुखी ढाल की विपरीत दिशा में वहाँ कम वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जैसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ सघन वनस्पतियाँ या सघन वन पाए जाते हैं। साथ ही पठारी क्षेत्रों में अल्प वर्षा होने के कारण यहाँ पर विरल वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, और मानसूनी जलवायु होने के कारण, कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर पर्णपाती वृक्षों की अधिकता मिलती है, जो एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो इस तरह से मानसूनी जलवायु ही भारतीय वनस्पतियों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा आता है मिट्टी की दशाएं। मिट्टी की दशाएं अर्थात जिस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी होती है, मिट्टी जो है जैविक गुणों से भरपूर होते हैं, खनिज तत्वों से भरपूर होते हैं, उन क्षेत्रों में वनों का वितरण या एक कहा जाए वनों का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण के पठारी भाग में काली मिट्टी होने के कारण जैविक गुणों से या खनिज तत्वों से भरे हुए हैं, इसलिए वहाँ सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी में अनुपजाऊपन के कारण, जैविक गुणों के कमी के कारण वहाँ पर वनस्पतियों का विस्तार नहीं हो पाता। वहाँ सिर्फ झाड़ीदार वृक्ष जैसे बबूल हो गया, ईकर हो गया, कैक्टस हो गया आदि प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार दिखाई देता है। अब आते हैं चौथा मानवीय कारण। भारतीय वनस्पतियों के वितरण को प्रभावित करने में मानव का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मानव के विभिन्न कार्यों से भारतीय वनस्पतियों का विनाश हो जा रहा है, जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है। जैसे उत्तर के विशाल मैदान में कृषि कार्य हेतु या कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए वनों को काट करके, साफ करके वहाँ पर कृषि कार्य हेतु खेत बना दिए जा रहे हैं, जिससे भारतीय वनस्पतियों का विनाश हो जा रहा है। साथ ही हिमालय के जो वन है, ब्रिटिश काल से ही हिमालयी वनों का अवमूलन किया जा रहा है, या उनका एक तरह से कहा जाए उसको काट करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश काल में चीड़ का, देवदारू का वृक्ष काट करके उसको रेल लाइनों के बनाने में, रेल लाइन बिछाने में उसका काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया, जिसके कारण भारतीय वनों का काफ़ी विनाश किया गया। इस तरह से मानवीय कारण भी भारतीय वनों को काफ़ी प्रभावित करता है। अब आते हैं भारतीय वनों की विशेषताएं। भारतीय वनों की विशेषताएं क्या हैं? इसमें भारतीय वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता है।
कई प्रजातियों के वृक्ष भारत में देखने को मिलते हैं। भौगोलिक एवं जलवायु विविधता उच्चावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बहुत सघन वन, और वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वन अर्थात सदाबहारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ कम वर्षा होता है, जो क्षेत्र सूखे की मार को झेलते हैं, वहाँ पर पर्णपाती वृक्ष देखने को मिलते हैं, जो कि एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा लेते हैं, जो कि भारतीय वन की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा यानी भारतीय वन आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा है। भारतीय वनों में आर्थिक रूप से संपन्नता दिखाई देती है, क्योंकि इस वन में इमारती लकड़ियों का, औषधि लकड़ियों का भरपूर मात्रा में उपस्थिति है, जिसकी वजह से यह आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय वनों में औषधियों तथा कच्चे माल के रूप में कीमती लकड़ियों का बहुतायत है, इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से संपन्न वन संपदा है। तीसरा है पर्णपाती वनों की अधिकता। पर्णपाती वन, भारत में पर्णपाती वन मतलब पत्ते को झाड़ देने वाले वन, एक निश्चित मौसम में पत्तियों को गिरा देने वाले पौधों की संख्या अधिक है, या एक बड़े क्षेत्र में पर्णपाती वृक्षों का विस्तार है या मानसूनी वृक्षों का विस्तार है, क्योंकि एक निश्चित मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आम हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, साखू हो गया, सागौन हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया इत्यादि, बांस हो गया इत्यादि। ये पर्णपाती वनों की अधिकता है। अगला है वन्य जीवों से समृद्ध वन। भारतीय वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों से, जंगली जानवरों से संपन्न है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी कीट भारतीय वनों में दिखाई देते हैं या मिलते हैं, इसलिए भारतीय वन जो है वन्य जीवों से संपन्न है। अगला है प्रजाति विविधता। भारतीय वनों में विविध प्रकार के पौधों की जातियां दिखाई देती हैं, जैसे हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से लेकर के पठारी भाग, मरुस्थलीय भाग, डेल्टाई भाग, इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जैसे पर्वतीय प्रदेश में चीड़ हो गया, देवदारू हो गया, बर्च हो गया, स्प्रूस हो गया इत्यादि। उससे नीचे आएंगे तो शीशम हो गया, महुआ हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, साल हो गया, साखू होगा, सागौन हो गया इत्यादि। साथ ही मरुस्थलीय प्रदेश में झाड़ीदार वृक्ष जैसे बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, कीकर हो गया। इसके अलावा डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन का विस्तार दिखाई देता है। साथ ही जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ सदाबहारी वन देखने को मिलता है। इस तरह से भारतीय वनों में विविध प्रकार की प्रजातियों वाले वृक्षों का बहुलता दिखने को मिलता है। अब आते हैं भारतीय वनों के ह्रास के कारण, अर्थात भारत में वनों की कमी के क्या कारण हैं, वन क्षेत्र जो है कम होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल भौगोलिक भूभाग के 21.54% भाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि काफी कम है। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी भी देश के लिए
उसके कुल भौगोलिक भूभाग के 33% से अधिक भूमि पर वन क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, जो कि हमारे देश में बहुत कम है। इसलिए इसके कमी होने के कारण कई सारे हैं। पहला है वनों को कृषि के लिए काटना। जो वन क्षेत्र है उसको कृषि कार्य के लिए काट करके साफ कर दिया जा रहा है। जैसे उत्तर के मैदान में कृषि कार्य में पैदावार बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनों को साफ करके कृषि कार्य किया जा रहा है, जिससे लगातार वन क्षेत्र कम होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जंगली या वनों में या जंगली क्षेत्रों में बहुत सारे आदिवासी जातियां हैं जो जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए खेती करते हैं। फिर वहां से उसका जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़ करके पुनः दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहां पेड़ पौधों को काटते हैं और वहां फिर खेती करते हैं। फिर 2-3 साल के बाद वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से जंगलों को काट के साफ कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार की खेती को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अर्थात झूम कृषि की वजह से भी भारतीय वनों का काफी विनाश हुआ है। अब आते हैं भूमि कृषि से वन नष्ट हो रहे हैं। जैसा कि अभी बता दिया गया, भूमि कृषि से झूम कृषि से वन नष्ट हो रहे हैं। झूम कृषि से वन नष्ट हो रहे हैं, जैसा कि अभी बताया गया। आगे ईंधन व इमारती लकड़ियों के लिए वनों को तेजी के साथ काटा जा रहा है, जिसकी वजह से वन क्षेत्र सीमित हो जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। अगला है वनों का चारागाहों में परिवर्तन करना। वर्तमान में बड़ी संख्या में पशुओं को मनमाने तरीके से जंगलों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वे पशु छोटे वनस्पतियों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो वन क्षेत्र है वो बढ़ने से रुक जाता है, जिससे वन का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अनियंत्रित तरीके से चराई की वजह से भी भारतीय वनों का विस्तार कम हो रहा है। अगला है औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों से। औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों से भी भारतीय वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। जैसे औद्योगिक खनिज संपदा, भारत में पठारी भागों में जहाँ की वनों का विस्तार है उसके नीचे भारी मात्रा में खनिज संपदा दबे हुए हैं। उन खनिज संपदा को निकालने के लिए उनकी खुदाई की जा रही है। खुदाई करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और वहीं पर औद्योगिक धंधे लगाए जा रहे हैं। उद्योग धंधे, कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, जिससे भारतीय वन लगातार कम होता जा रहा है। अगला है बांधों के निर्माण से, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से भारी मात्रा में वन संपदा जलमग्न हो गए हैं। नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए जा रहे हैं और उस बांध से नदियों के जल जब इकट्ठा होते हैं तो भारी मात्रा में काफी दूरी तक, काफी क्षेत्र तक जलमग्न हो जाता है वह भाग, और उस जल में भारी मात्रा में वन डूब जाते हैं और वनों के डूबने से, पौधों के डूबने से सब नष्ट हो जाते हैं और वन संपदा कम होता जा रहा है। प्राकृतिक कारण जैसे भूस्खलन और आग लगने से, भूकंप आने से भी भारतीय वन नष्ट हो रहे हैं। जैसे पर्वतीय प्रदेशों में आए दिन बरसात के दिनों में भूस्खलन दिखाई देने लगता है। भूस्खलन जब होता है तो ऊपर की जो भूमि है, जो वनस्पतियां हैं, सब जमीन के अंदर फंस जाती हैं या चट्टानें खिसक जाती हैं, तो पेड़ पौधे अपने आप टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जंगलों में जब आग लग जाता है, प्राकृतिक कारणों से भी जंगलों में कभी कभी आग लग जाते हैं। जब आग लग जाते हैं तो काफी बड़े मात्रा में
वन क्षेत्र जो है जल के नष्ट हो जाते हैं, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय वनों के ह्रास के कारण हमने देखा। अब आते हैं वनों के ह्रास होने से या वनों के कम होने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहली समस्या मृदा अपरदन। पेड़ पौधे जो है मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़े रहते हैं। जब पेड़ पौधों को काट देंगे तो मिट्टी का जो पकड़ है वो ढीला हो जाएगा और बरसात के दिनों में मिट्टी जो है बह करके चली जाएगी, अर्थात मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो वनों की कमी के कारण, पेड़ पौधों की कमी के कारण मृदा का अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। दूसरा है वर्षा में कमी। जैसा कि हमें पता है पेड़ पौधे, वृक्ष या वन जंगल बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वे वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जब वनों को, जंगलों को काट के साफ कर दिया जाएगा तो बादल आकर्षित नहीं होंगे और वर्षा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पेड़ पौधे भारी मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं और वही वाष्पित जल जो है बादलों के साथ मिलकर के संघनित होकर के वर्षा करने में सहायक होता है। जब जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो यह क्रिया नहीं होगी और वर्षा में अपने आप कमी हो जाएगी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि हमें पता है वृक्ष हमारे लिए जीवनदायी गैस ऑक्सीजन को लगातार छोड़ती रहती है और पर्यावरण में अपशिष्ट गैसों को, दूषित गैसों को अवशोषित करती रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। पेड़ पौधों की लगातार कमी होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा, जो एक समस्या या मनुष्य के जीवन के लिए समस्या या संकट बनकर सामने आ सकता है। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे अगर नहीं रहे, जंगलों का उन्मूलन कर दिया जाए, जंगलों को काट के नष्ट कर दिया जाए, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जंगल, वन प्राकृतिक जीव जंतुओं का आवास स्थल होता है। जब उनका आवास स्थल हटा दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे, तो वे मानव परिवेश की ओर या मानव बस्तियों की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वे मारे जाएंगे और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन हो जाएगा, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का नाश हो जाएगा, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगला है जल स्रोतों का सूखना। पेड़ पौधों की वजह से बारिश होता है, अगर बरसात नहीं हुई तो निश्चित है कि जो जल स्रोत हैं वो सूख जाएंगे, जैसे तालाबें सूख जाएंगी, नदियाँ सूख जाएंगी, मिट्टी के नीचे का जो जल स्तर है वो भी नीचे चले जाएंगे, हमारे जो कुएं हैं वे भी सूख जाएंगे, हैंडपंप हैं वो भी अपना जल छोड़ देगा। इस तरह से जलीय स्रोत सूखना शुरू हो जाएगा वनों के ह्रास या कमी के कारण। इसके अलावा औषधि वृक्षों का उन्मूलन हो जाएगा, अर्थात औषधि वृक्षों का अंत हो जाएगा। हमारे वन में या भारतीय वनों में भारी मात्रा में औषधि वृक्ष मिलते हैं। अगर भारी मात्रा में इनका कटाव किया गया तो निश्चित है कि औषधि गुण वाले वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाभदायक हैं। जैसे औषधि वृक्षों में जैसे कत्था हो गया, चंदन हो गया इत्यादि। तो इस तरह से वनों के ह्रास से अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।